नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी। कोर्स पेपर बीए बीएड सेकेंड सेम, जिसमें नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और एक प्रोग्राम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स, जिसमें कोर्स का नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स, और बीए बी एड सेम जो कि प्रोग्राम है। इन दोनों में आज का टॉपिक, आज का सेशन कवर करता है। और आज का जो सेशन है वो भारत में न्याय व्यवस्था, जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय हम फर्स्ट, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, टेन्योर जजेस के, ऑथ, क्वालिफ़िकेशंस, सैलरी एंड अलाउंसेस, ये सभी बातें हम इसमें देखेंगे। देखिए, अमेरिका संविधान के विपरीत भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। इसमें सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और इसके अधीन उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। ये जो व्यवस्था है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी, जो कि आज तक चली आ रही है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता तथा शक्तियों इत्यादि का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट है उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, इस पर बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं न्यायाधीशों की योग्यताओं को लेकर, जजेस क्वालिफ़िकेशंस को लेकर, जिसमें सबसे पहला उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी न्यायालय का कम से कम उसे 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर जितने भी जो भी भारत के हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनमें किसी भी न्यायालयों में अगर 10 वर्ष तक का उसे अनुभव है तो वह इस पद के लिए योग्य हो सकता है। अब बात करते हैं शपथ की, औथ की। न्यायाधीशों को पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। अब न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात करते हैं, टेन्योर ऑफ जजेस। देखिए, सबसे पहले वो 65 वर्ष तक की उम्र का होना चाहिए, मतलब 65 वर्ष कार्यकाल वो करेगा। संसद में महाभियोग प्रक्रिया के बाद सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। मान लीजिए 65 वर्ष से पहले अगर वो जज अपना काम ढंग से नहीं करता है, संवैधानिक तरीके से काम नहीं करता है, तो एक व्यवस्था और भी है कि भारतीय संसद में अगर महाभियोग की प्रक्रिया चले और इस प्रक्रिया में अगर ये बात तय हो जाए कि भाई जज को हटाना है या उसका अपराध सिद्ध हो जाए, तो वह पद से हट सकता है। ये महाभियोग की जो प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है, क्योंकि दोनों सदनों के सदस्यों का बहुमत 2/3 कम से कम चाहिए होता है जज को हटाने के लिए, जो कि बहुत रेयर केस में ये प्रक्रिया चलती है। अब बात करते हैं वेतन और भत्तों को लेकर, सैलरी एंड अलाउंसेस। समय समय पर संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते तय किए जाते हैं। इसके अलावा निःशुल्क आवास तथा अन्य कार, टेलीफोन इत्यादि जो सुविधाएं हैं वो उन्हें समय समय पर दी जाती हैं, जिससे वो अपना काम ईमानदारी से करते रहें। अब देखिए, भारत में न्याय व्यवस्था को अगर अपन चार्ट से देखें तो सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय जो कि राज्यों में होते हैं, हाई कोर्ट, उसके बाद में जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके बाद में उनके नीचे अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स,
इस प्रकार का चार्ट कहीं न कहीं न्याय व्यवस्था को लेकर हम देख सकते हैं भारत में। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय का संगठन, संरचना की बात करें, गठन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें, तो इनमें सबसे ऊपर मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस, जो कि एक होता है। उसके बाद में न्यायाधीश होते हैं 30, और कुल मिला के 31 वर्तमान समय में ये संख्या तय कर दी गई है। इन न्यायाधीशों के अलावा अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी यहाँ पर होते हैं, जो कि इनके कार्यों में सहायता करते हैं। अब देखिए, जो 31 संख्या जो न्यायाधीशों की गई है, वो 2009 में तय करी गई और उसके बाद में ये संख्या चली आ रही है। इससे पहले उच्चतम न्यायालयों की संख्या शुरू में मूलतः 8 थी, 1 मुख्य न्यायाधीश और बाकी 7 अन्य न्यायाधीश, ये संख्या थी। फिर 1956 में 10 की गई, 60 में 13 की गई, 1977 में 17 की गई और 1986 में 25 और वर्तमान में अब 31 बनी हुई है। उच्चतम न्यायालय में इन न्यायाधीशों के अलावा जो बाकी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, वो निरंतर इनकी सहायता में काम करते रहते हैं। तो आज हमने ये उच्चतम न्यायालय के संगठन संरचना की बात की। इनके कार्य क्षेत्र अधिकार की बात हम आगे करेंगे। यह सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।